तो क्या होता है ना, जब आपको अच्छी चीज फ्री में मिल जाती है ना सर, तो उसका वर्थ इतना रहता नहीं है। ऐसा ही तो कुछ हुआ है। यार एक बात बताओ, मैंने आपको बताया सीए फाइनल एसएफएम थियरी नोट्स फ्रीली टेलीग्राम पे अवेलेबल है ना? और उन थियरी नोट्स का इंपॉर्टेंस आपको फील नहीं हुआ क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि यार थियरी याद करना कितना मुश्किल होता है। तो उन नोट्स में पर्टिकुलरली हमने सारी चीजें इस तरीके से प्लेस किए, इस तरीके से उसकी हेडिंग्स बनाई, चार्ट्स बनाए, ताकि आपको याद रह पाए। लेकिन उसका इंपॉर्टेंस नहीं, इसीलिए आज मैं नहीं मानूंगा। आज मैं आपको है ना कंपेयर करके बताऊंगा स्टडी मटेरियल अपने थियरी नोट्स को। देखो फर्स्ट चैप्टर, अच्छा मैं बताऊं उसके पहले बता दूं, this revision video is for the first chapter of CA Final SFM, which is the third most important theory chapter. टॉपिक का नाम है सर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कंपेयर करूं ना उसके पहले कुछ एक चीजें जान लो। सर ये जो थियरी नोट्स आप देख रहे हो एवरीवन, ये थियरी नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सेकंड, मैं आपको बता दूं यार, बने रहो यूट्यूब पे, क्योंकि अमेजिंग बैचेस और अमेजिंग वीडियोस आने वाली है ना। ऐसे फीचर्स के साथ बैच आएगी जो आपको लगेगा कि यार मजा आ गया। ठीक है सर, ये एनालिसिस मैंने स्टार्टअप में भी बताया था, सिक्योरिटाइजेशन के वीडियो में भी बताया था, आपको एक और बार बता देता हूँ। स्टार्टअप का वीडियो आउट है, सिक्योरिटाइजेशन आउट है, ये सब एक प्लेलिस्ट का पार्ट बन रहे हैं। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड वीडियो है सर ये जो फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ 3-4 पेजेस का टॉपिक है जिसमें 6-7 समथिंग थियरी क्वेश्चन है, जिसको करके हमारा काम हो जाता है। राइट, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार ये थियरी नोट्स कैसे अलग है। देखो आओ एक सेकंड, अलाउ मी मिनट। देखो, आप फर्स्ट टॉपिक देख रहे हो है ना, इसका फर्स्ट टॉपिक आप यहाँ पे देखो, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब आप मीनिंग और फंक्शन देखते हो राइट, तो उसको लेकर जब एक सिंगल क्वेश्चन बन जाता है ना, जिसमें मीनिंग भी दिखता है और फंक्शंस प्रॉपर पॉइंटर फॉर्मेट में दिखते हैं। चलो ये छोड़ो ये छोड़ो, सर इसके अलावा अलग अलग लेवल की स्ट्रैटेजी होती है राइट। जब उन स्ट्रैटेजीज का प्रेजेंटेशन आपको डायग्रामेटिक फॉर्मेट में मिल जाता है ना, तो आपको चीजें जल्दी और बेटर स्पेसिफिक मैनर में याद रहती है। इसका भी इंपॉर्टेंस छोड़ो। सर नेक्स्ट टॉपिक देखना, फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक दिख रहा है। इस फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक में आपको ये भी नहीं पता चलेगा इसमें क्वेश्चन क्या है, इसका कंटेंट क्या है, जब उसी टॉपिक को हम यहाँ पे फर्दर बेटर वे में प्रेजेंट कर देते हैं, जिससे आपको देखो मल्टीपल चीजें मिल रही है। रियलाइज करना, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है ये भी पता चल गया, फाइनेंशियल प्लानिंग का आउटकम्स क्या होते हैं ये भी पता चल गया, क्योंकि एग्जाम में यही तो क्वेश्चन बन के आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपने अगर ये लाइन याद रख ली तो नीचे वाला पैराग्राफ याद हो गया, और अगर आपने ये लाइन याद रख ली, ये बॉक्स, तो नीचे वाला पैराग्राफ याद हो गया। और प्लीज देखो देखो यहाँ आपको कोई पॉइंटर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 कोई पॉइंटर्स दिख रहे हैं? नहीं। जब उसी चीज को प्रॉपर पॉइंटर फॉर्मेट में यहाँ प्रेजेंट किया जाता है राइट, तो उसको आपको इस बात का इंपॉर्टेंस ही फील नहीं हो रहा कि यार नोट्स आपके कंफर्ट कन्वीनियंट ईज के लिए कितने अच्छे से डिजाइन किए गए हैं। और जब वो फ्री में मिल जाती है और, तो और उस चीज का वर्थ नहीं है। और अगर वर्थ है ना मन में लिटरली, तो फिर एसएफएम थ्योरी छोड़ना मत और 20 आउट ऑफ 20 लाकर दिखाना। राइट, मैं अग्री करता हूं कि सर पूरा 20 तो इन 5 चैप्टर्स में से आएगा नहीं जो इंपॉर्टेंट है, बट कोशिश करना दूसरे भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, ताकि कहीं ना कहीं जो भी वहां से मार्क्स निकल सकते हैं हमें निकल जाए। करेक्ट, क्योंकि थ्योरी इज गोइंग टू बी योर स्कोर डिसाइडर, लेट मी टेल यू, है ना। 80 में से जो प्रैक्टिकल करोगे तो करोगे, 20 में से अगर 12-15 भी आ गया ना, तो सर हमारा स्कोर आप देखो ना कितना जल्दी बढ़ता है। प्लीज ये बात ध्यान में रखना। वीडियो की डिस्कशन अब चैप्टर पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको रियलाइज हो गया कि यार कहाँ क्यों ये थियरी नोट्स इंपॉर्टेंट है, और क्यों इनका मैं बता रहा हूँ। पहली चीज तो रियलाइज होगा इसका कंटेंट वहीं से लिया है, मेन बुक से। और सेकंड ये भी रियलाइज होगा कि यार जब चीजें पॉइंटर फॉर्मेट में होती है ना, जब हर चीज पॉइंटर फॉर्मेट में आ जाती है। आप एक और चलो एक खुद से करना, इंटरफेस वाला टॉपिक दिख रहा है, स्टडी मटेरियल खोलना, इंटरफेस वाला टॉपिक देखना, और ढूंढ देना कि अगर आपको ऐसे पॉइंटर्स मिल रहे हैं क्या, आपके लिए पर्पसफुली बनाए ताकि आपको चीजें याद रखने में आसानी रहे। इस बात का अगर इंपॉर्टेंस है तो नोट्स को कॉन्फिडेंस से ट्रस्ट के साथ रेफर करो और मार्क्स लाकर दिखाओ। है बात? चलो सर, फाइनेंशियल पॉलिसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी चैप्टर हो सकता है हमें इतना कंफर्ट ना दे, क्योंकि प्रैक्टिकली इमेजिनेशन में थोड़ा नहीं आ पाता है। ये स्टार्टअप था ना, तो पता है यार बिजनेस करना है, स्टार्टअप इमेजिन कर पाता है बंदा। यहाँ सर क्या बता रहा है कि यार एक तो एक कंपनी में फाइनेंशियल पॉलिसी बनती है ना। एक सेकंड दो, एक सेकंड दो। एक तो क्या होता है सर, अलाउ मी अ मिनट। एक तो क्या होता है सर, कंपनी में बनती फाइनेंशियल पॉलिसी।
और उस फाइनेंशियल पॉलिसी के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है यार हमारी कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रैटेजी क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, राइट। उससे रिलेटेड पूरे चैप्टर में डिस्कशन स्टार्टिंग कर रहे हैं। सर फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी, हमारे सब्जेक्ट का नाम स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है भाई बताओ, और बताओ इसके फंक्शन क्या है। तो यार जिसके नाम में ही डेफिनेशन छुपी हो, बोल रहे स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेज इज द एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक टू स्ट्रेटजीज। यार आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितनी टेक्निक सीखी, आपने आईआरआर सीखा है, आपने एनपीवी सीखा है, आपने वैल्यूएशन सीखा है, आपने दुनिया भर की चीजें सीखी है। उन सारी टेक्निक्स को स्ट्रेटेजिक डिसीजन पे लगा लेना ही तो फाइनेंशियल मैनेज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और आप ये सब क्यों करते हो, ये करते हो ताकि सर जो भी डिसीजन मेकर है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। अगर उसका ऑब्जेक्टिव था कंपनी की वैल्यू बढ़े तो वो अचीव हो। और नेक्स्ट लाइन में वही तो बताया कि हमें वो पॉसिबल स्ट्रेटजीज फाइंड आउट करनी जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट वैल्यू बढ़े। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द कोर कॉन्सेप्ट, याद है ना, बस वही बात है सर। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में के अंदर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन आप लेते हो। वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन के क्या फंक्शंस है अब मैं बताऊं क्या, इसके अंदर जो बातें होगी ना वो बार बार अलग अलग क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी, बार बार मिलेगी। तो कंफ्यूज मत होना, पर्पसफुली याद रख के जाना कि अगर फंक्शन आएगा तो ये बात लिखेंगे, की डिसीजंस फॉलिंग अंडर द स्कोप आएगा तो ये बातें लिखेंगे। आगे एक और जगह सिमिलर बात आएगी, है ना, हर चीज बोल के बता रहा हूँ सुनना। सर ये दोनों डिसीजन में क्या क्या फंक्शन, सर सबसे पहले तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करना इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और उस पहले वो सर्च करना अपॉर्चुनिटी और उसमें से फिर एक सेकंड पॉइंट में सिलेक्ट करना। और सिलेक्ट करना सर खत्म नहीं हुआ, एक बात बताओ ना, 10 अपॉर्चुनिटी 10 सिलेक्ट करी तो कितना कितना पैसा कौन सी अपॉर्चुनिटी में लगाना, इस बात का डिटर्मिनेशन भी तो करना पड़ेगा, मिक्स ऑफ फंड क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। फिर आता है सर इंटरनल कंट्रोल का एक सिस्टम बना लो ताकि कहीं कोई मिस्टेक ही ना हो, और फिर आप एनालिसिस करना सीख जाओ अपने रिजल्ट का जिसकी मदद से आप फ्यूचर के डिसीजन ले पाओगे, राइट। दिस वाज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। एवरीवन नेक्स्ट, की डिसीजन फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। सर हर कंपनी में फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बन, उस फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का कुछ तो स्कोप होगा ना, कुछ तो। देखो एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी ये डिसाइड करेगी कि यार इस बार एडवर्टीजमेंट अपने को इंस्टा फेसबुक ऐड देना है या फिर न्यूज़पेपर में ऐड लगाना, नहीं। वो क्या बातें हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में आती है, वो कौन सा डिसीजन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में आते हैं। यार बचपन में ही सब सीख लिए थे आपने, मैं बताऊं क्या, आपने ये सीख लिया था बचपन में। इनफैक्ट इंटर में आपको ऐसे चैप्टर्स नहीं है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, बस उसी पे तो पूरा थ्योरी बेस्ड है। आप बोले 4 डिसीजंस आते हैं सर, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड और एक नया पोर्टफोलियो, वो भी आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, मैं बताता हूँ। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना कि इसमें क्या आता है। सर फाइनेंसिंग डिसीजन मींस डिसाइडिंग द मोड ऑफ फाइनेंसिंग एंड द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। सर कहाँ से पैसा लेना है और कितना कितना लेना है, दैट इज फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन सर प्रॉफिटेबल और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, सर उस पैसे को लगाना है ना तो कहाँ लगाए, ऐसे प्रोजेक्ट में लगाओ जो प्रॉफिटेबल है, राइट। बता रहे उस प्रोजेक्ट में रिस्क भी हो सकती है, इसीलिए आपको आपके रिटर्न और रिस्क का कैलकुलेशन उस अकॉर्डिंग करना चाहिए, राइट। पर डिविडेंड डिसीजन सर ये वो डिसीजन जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कितना पार्ट ऑफ अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें डिविडेंड के फॉर्म में और बच कितना हमारे पास फ्यूचर में यूज होने के लिए रख ले फॉर द पर्पस ऑफ री इन्वेस्टमेंट। सर पोर्टफोलियो डिसीजन कितना कॉमन सेंस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा क्या कि यार इंडिविजुअल इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में के रिस्क रिटर्न इतने मैटर नहीं करते जितने पोर्टफोलियो लेवल के करते हैं। वही तो बात कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपने इन्वेस्ट कर लिया अलग अलग चीजों में, आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के रिस्क रिटर्न इतने मैटर नहीं करते जितने पोर्टफोलियो लेवल के करते हैं। ये बात चारों ये कहना चाह रहे थे, कंफ्यूज मत होना, सिमिलर बातें यहाँ भी थी, सिमिलर बातें ऊपर भी है, ठीक है सर। हर हर कॉर्पोरेट में एक लेवल होता है। यार अंबानी ये नहीं डिसाइड करेगा कि यार रिलायंस में बैठ के कि यार आज ये बंदा क्यों नहीं आया, या फिर मेरा ऐड इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं चल रहा है सर, फेसबुक पे क्यों चल रहा है, राइट। अंबानी अपने लेवल पे डिसीजन लेगा, वो बैठा है टॉप पे, वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बनाएगा, राइट। इसके नीचे आती है सर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, जिसमें होता है यार इंडिविजुअल बिजनेस लेवल पे। अभी रिलायंस है, रिलायंस के 5 बिजनेस है ना यार, उसके पास पेट्रोलियम है, उसके पास टेलीकॉम है, उसके पास रिटेल है, उसके पास ये ऑनलाइन पूरा मार्केट है, अजियो नेटमेंट्स वाला, राइट। तो सर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बनती है जहां पे आप इंडिविजुअल बिजनेस पे बात करते हो, पेट्रोलियम वाले पेट्रोलियम पे बात करेंगे, टेलीकॉम वाले जियो पे, जियो वाले जियो पे बात करेंगे, राइट। और फिर बनती है सर फंक्शनल लेवल, हर बिजनेस के अलग अलग फंक्शन है। जियो जियो कंपनी में उसका अलग एचआर फंक्शन है, रिलायंस रिटेल में उसका अलग एचआर फंक्शन है, रिलायंस के पेट्रोलियम में उसका एक अलग एचआर फंक्शन है। तो इंडिविजुअल बिजनेस में फिर इंडिविजुअल फंक्शन लेवल पे भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। ये बात समझ में अगर आ गई ना तो थ्योरी लिखने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। देखो सर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में क्या डिसीजन लेते हैं, हम सिलेक्शन ऑफ बिजनेस करते हैं यार, हम ये डिसाइड करते हैं कि हम इस बिजनेस में एंटर करें कि नहीं।
रिलायंस को लगा कि यार टॉयज बिजनेस में एंटर करना है तो उसने हेमलेज एक्वायर किया, राइट। वो डिसीजन कॉर्पोरेट लेवल था कि यार हमें कौन से बिजनेस में एंटर करना है, कौन से बिजनेस में नहीं करना है, ये डिसाइड करना कि यार वो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो बनाए हम, राइट, जिससे जिससे हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव मीट हो। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी 3 बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करती। सर क्या 3 चीजें आंसर करती? सूटेबिलिटी, फीजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। बहुत इजी है। सबसे पहले आप देखोगे कि भाई साहब ये जो बिजनेस आइडिया जिसमें आप घुसना चाह रहे हो, वो जो बिजनेस में आप जाना चाह रहे हो, क्या वो सूटेबल है क्या मेरे कंपनी के ऑब्जेक्टिव से? अगर मेरे कंपनी का ऑब्जेक्टिव था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो क्या वो सूटेबल है? या फिर ये तो स्टार्टअप जैसा बिजनेस में, उसमें तो मेरी वेल्थ डिटियोरेट होने वाली, सारा कैश बर्न होने वाला है। सूटेबिलिटी देखना। फिर फिजिबिलिटी देखना, सर सूट तो हो रहा है लेकिन प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं। हर वो चीज जो सूट होती है फायदेमंद तो जरूरी नहीं। तो फिजिबिलिटी होना है कि सर क्या टाइप के रिसोर्सेस चाहिए उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। सर थर्ड एक्सेप्टेबिलिटी, क्या जो चीज मैं करने जा रहा हूँ मेरे स्टेक होल्डर्स सेटिस्फाइड है क्या उनसे? क्या वो इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली, हर सेंस में, राइट। दिस इज व्हाट द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी आंसर्स। ठीक है सर। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, इस बार क्या होगा यार, ये जो इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट है ना, इनके लेवल पे स्ट्रैटेजी बनेगी। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट इज अ प्रॉफिट सेंटर दैट कैन बी प्लान्ड इंडिपेंडेंटली फॉर अदर बिजनेस यूनिट्स। सर पेट्रोलियम बिजनेस एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है जिसकी प्लानिंग एक इंडिपेंडेंट लेवल पे होगी। ये लोग नहीं सोचेंगे कि वो जियो वाले क्या कर रहे हैं हम भी दिमाग लगाते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो उनका अलग बिजनेस है, आपका एक अपना अलग बिजनेस है। तो आप इंडिपेंडेंट लेवल पे प्लान करते हो, राइट। बस ये इंश्योर करते हो कि यार जो आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो उससे आपके बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज में आपके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो जाते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपको अचीव करने हैं। ठीक है। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का एक और काम है, इसका काम है सर कि यार यहाँ पे देखो आप प्रैक्टिकली चीजें कोऑर्डिनेट करना है, आपको प्रैक्टिकली कोऑर्डिनेट करना है आपके इंडिविजुअल फंक्शन में। तो जो भी आपके ऑपरेटिंग यूनिट्स है ना, आपका इंटेंट ये होगा, देखो ऑपरेटिंग यूनिट्स इज एन ऑल्टरनेटिव वर्ड फॉर स्ट्रैटेजिक बिजनेस। तो जो भी आपकी इंडिविजुअल ऑपरेटिंग यूनिट्स है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि यार हमारे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उन पे हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। अब ये आप बिजनेस लेवल पे डिसीजन ले सकते हो कि यार जियो 6 महीने फ्री लाके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करना है, फिर अजियो पे ज़्यादा डिस्काउंटिंग करके मिंत्रा के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना है। ये बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का पार्ट है। सर फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी मतलब हर बिजनेस में जो इंडिविजुअल फंक्शंस है ना, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स जैसे R&D, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, उनके लेवल पे जो स्ट्रैटेजी बन रही है ना, दैट इज फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी का क्या काम है कि यार हमें आपस में सारे फंक्शन में कोऑर्डिनेशन बिठाना जरूरी है। मार्केटिंग वाले ने मार्केट कर दिया लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाले को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले को प्रोड्यूस करना है लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ने पैसा ही नहीं दिया मशीन खरीदने के लिए, तो आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। जिसकी मदद से बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज कैन बी एग्जीक्यूटेड। अगर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी ये था कि सस्ते में बेचो और वॉल्यूम क्रिएट करो, ये अगर बिजनेस लेवल ने स्ट्रैटेजी बनाया तो नीचे वालों को आपस में वो कोऑर्डिनेशन करके उस स्ट्रैटेजी को अचीव करना है। क्या मैं आपको तीनों लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी बता पाया? जैसे स्टूडेंट को इमेजिनेशन है वो इजीली लिख पाएगा। देखो कितना सिंपल है। तीनों तीनों पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट तो आप उनको समझा देना, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी इज द टॉप लेवल स्ट्रैटेजी, है ना, जिसमें आप बताना है कंपनी डील्स विद द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। यहाँ बता देना जहाँ पे हर यूनिट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, यहाँ बता देना इंडिविजुअल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, है ना। एनीवेज सर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है और फाइनेंशियल प्लानिंग का आउटकम क्या होता है? इन 2 बॉक्सेस में आंसर खत्म हो जाता है। ध्यान से देखना, जो बुक में उधर पूरा थियरी था। क्या होता है सर? फाइनेंशियल प्लानिंग बोलता है कि सर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, जिसमें क्या करेंगे हम, इंटेंट रहेगा कि हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करें, जो भी हमारे पास रिसोर्स उनको मैक्सिमाइज करें। कैसे मैक्सिमाइज करोगे? जो भी फाइनेंशियल टूल्स है ना अवेलेबल, उनका यूज करके, और उससे क्या होगा, हम हमारे फाइनेंशियल गोल अचीव करेंगे, राइट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज फाइनेंशियल सोर्स प्लस फाइनेंशियल प्लस फाइनेंशियल गोल। इसको अपनी लैंग्वेज में यहां लिख के बोल दिया। इट इज अ बैकबोन ऑफ बिजनेस प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। यार एक बात बताओ, धंधा मतलब बिजनेस चलता ही पैसों से है, तो जब पैसा ही नहीं है, जब फाइनेंस उस पैसे का प्लानिंग नहीं है, तो कोई भी काम होगा क्या? तो पूरी बिजनेस प्लानिंग, पूरी कॉर्पोरेट प्लानिंग किस चीज पे डिपेंड करती है? इट इज अ बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आ रही बात समझ में? आगे आएंगे सर। फाइनेंशियल प्लानिंग करने का आउटकम क्या, इससे क्या हुआ? देखो पहली बात तो इसको आपको, इससे आपको फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स मिल गए, राइट। दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव मिल गए कि यार हमें क्या करना है। सेकंड आपको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करना है। और थर्ड बता रहे हैं कि फाइनेंशियल मेजर्स भी होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव, आप प्लानिंग करते टाइम ही
सारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो कि यार अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव सेल्स बढ़ाना, अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, अपना ऑब्जेक्टिव कॉम्बिनेशन, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। और ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आप बहुत बिगिनिंग में ही डिसाइड कर लेते हो, क्योंकि जब तक एक बेसिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं होता है ना, आगे वाले सारे डिसीजन कैसे लोगे। तो आप स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेते हो ना, तो सारे डिसीजन उसके बेसिस पे फिर लिए जाते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो आपका कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव है ना, उससे मैच होना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटी छोटी चीजें जब हम बुक में चेंज करते हैं ना, एक स्टूडेंट की लाइफ इजी हो जाती है, राइट, और उससे आपके मार्क्स भी नहीं कटते हैं। एग्जांपल दूं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड एट द वेरी बिगिनिंग। इसी बात को इंस्टीट्यूट ने कैसे लिखा, इसी बात को इंस्टीट्यूट ने कैसे लिखा, financial objectives are to be decided at a very outset, so the rest decision can be taken accordingly. मैंने outset को word replace करके क्या लिख दिया, beginning, क्योंकि मुझे लगा यार एक वर्ड अगर स्टूडेंट की डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है समझने में, तो क्यों ना उसको सिंप्लीफाई कर दे और मार्क्स को ही काट ले इस बात पे। तो समझ रहे हो क्या बात। तो यार हमें वो छोटे छोटे एफर्ट्स आपको दिखते नहीं है ना, जहां एक एजुकेटर एफर्ट लगा रहा है चीजों को स्टूडेंट के लिए सिंप्लीफाई करने में, राइट। जब मैं बोलता हूँ ना ये प्योर कॉपी पेस्ट नहीं है वहां का, तो आपको लगता है सर मार्क्स कट जाएंगे, तो फिर ये चीजें चेंज की है ना आपके बेनिफिट के लिए। अब आपको प्योर कॉपी पेस्ट चाहिए तो फिर वो भी मिल सकता है। गेटिंग। आओ सर, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में बोल रहे हो कि यार बहुत बिगनिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं। फिर सर फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि सर आप कोई भी बिजनेस करोगे तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, उन प्रॉब्लम्स के में डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, राइट। डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार क्या कोर्स ऑफ एक्शन हम ले। और सर फाइनेंशियल मेजर्स, हर 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 बिजनेस में, हर प्रोजेक्ट में, हर प्लानिंग में आप रेशियो एनालिसिस करते हो, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करते हो टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। वो फाइनेंशियल प्लानिंग का ही तो पार्ट हुआ कि हमारी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, चलो आप देखते हैं, राइट। तो आप फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हो उस प्लानिंग की मदद से, और फिर परफॉर्मेंस मेजर भी करते हो। प्लीज, दैट्स ऑल फाइन। द नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को समझना। सर बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसका वही नहीं समझ में आ रहा मीनिंग ही, और ये हेडिंग की बात निकली तो मैं बता दूं, प्लीज ऊपर की सारी हेडिंग्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, है ना, क्योंकि अपनी बुक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं चल रही है। हेडिंग्स है सर, हेडिंग समझो, ताकि उस हेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना ले, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं हिलता है। इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट। सर इंटरफेस का मीनिंग क्या होता है, अ, जैसे आप नहीं बोलते यार मुझे विंडोज का इंटरफेस अच्छा लगा, मतलब इंटरफेस मतलब द वे टू पीपल कम्युनिकेट और द टू थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। जैसे विंडोज विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किन दोनों लोगों के बीच में इंटरफेस है, वो जो कंप्यूटर है ना, जो टेक्निकल बातें समझता है, कोडेड लैंग्वेजेस, और आप जो ह्यूमन हो, उन दोनों के बीच का इंटरफेस कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज। सिमिलरली मतलब वो एक प्लेटफॉर्म जो दो चीजों को कनेक्ट करे, वो इंटरफेस। तो बोल रहे हैं यार फाइनेंशियल पॉलिसी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का इंटरफेस क्या है, मतलब फाइनेंशियल पॉलिसी मतलब इज ऑल अबाउट फाइनेंस साइड, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी मतलब कंपनी लेवल की। इन दोनों का इंटरफेस मतलब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं सर, ये दोनों तो बहुत सारे तरीके से जुड़े हुए हैं। डायमेंशंस ऑफ इंटरफेस मतलब किस किस तरीके से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसी तीन तरीके से प्राइमरीली। सर अब आप देखो, मैंने नहीं बोला था आपको ये तीन वर्ड्स बार बार मिलेंगे, मिल रहे हैं बार बार, अच्छा है ना, याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रख लेना कहाँ पे क्या लिखना है, अंदर का कंटेंट अपने आप समझ में आ जाता है। करेक्ट, तो आइए ध्यान से देखना। सर टू सपोर्ट एनी एक्सपांशन एक्टिविटी, चलो हेडिंग से ही बोल दो, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रेटेजी। सर कहाँ से लेना है और उसका कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, 20 डेट ले, 30 20 डेट ले, 80 इक्विटी ले, या फिर कुछ और कॉम्बिनेशन बनाए। तो कहाँ से लेना है और क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, बोलते सर आप कोई सा भी एक्सपेंशन एक्टिविटी करो, राइट, फंड्स में बी जनरेटेड थ्रू ओनर्स कैपिटल या बोरोड कैपिटल। इतना सिंपल बोला। देखो अब आपको पता है ना, छोटे छोटे एफर्ट समझ नहीं आते, मोबिलाइज्ड वर्ड पे स्टूडेंट को कंफर्ट नहीं आया, ब्रैकेट में लिख दिया ग्रे कलर के टेक्स्ट में जनरेटेड, ताकि आपको फील हो कि यार भाई सिंपल है, टेक्निकल नहीं है, मगअप मत कर। हमने बोला, और पॉलिसी मेकर को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा भाई कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेट और इक्विटी का मिक्स कितना ले। सेकंड डायमेंशन सर इज इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन। सर हमें समझ नहीं आ रहा हाउ इज दिस एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अरे मेरे भाई, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लान और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी तो हमेशा साथ में ही चलेंगे ना, उनका इंटरफेस तो है ही, क्यों, क्योंकि सर कोई भी काम बिना पैसे के हो सकता है क्या, नहीं, और बिना पैसे के नहीं हो सकता, तो हर चीज में फाइनेंशियल प्लान चाहिए। आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि यार मार्केटिंग करना है, पैसा चाहिए, आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि प्रोडक्ट एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मार्केटिंग चाहिए, आपने बोला एक दूसरी कंपनी एक्वायर कर डालते हैं, बड़े हो जाएंगे हम,
तो भी भाई पैसा चाहिए, हर चीज में पैसा चाहिए। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट ही पैसा है, एंड पॉइंट ही पैसा, जब हर चीज में ही पैसा है, तो ये दोनों चीजें तो आपस में लिंक्ड है ना। तो बता रहे कि देखो पैसे का डिसीजन जहां जहां लेते हो वो सब इंटरफेस है। अगर आप डिसीजन ये लेना है कि पैसा कहाँ से लेना है और कितना कितना लेना है, वो डिसीजन। दूसरा सर, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है और किस प्रपोर्शन में करना है, वो भी एक डिसीजन है, विच एक्सेस द इंटरफेस। सर, आपको पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ेगी कि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को कैसे रेगुलेट करें। आपको बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रुपया सिर्फ 1 लाख है, वो उस 1 लाख को बेस्ट तरीके से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। प्रपोजल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ प्रपोजल होते हैं कि सर एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, डाइवर्सिफिकेशन का प्रपोजल। एक होता है सर लेवल ऑफ ऑपरेटिंग ऑपरेशंस बढ़ाना है, मतलब अभी जहां 1 लाख प्रोड्यूस कर रहे थे अब 10 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, एक्सपांशन का डिसीजन आपकी सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिया। और सर थर्ड, कॉस्ट रिडक्शन और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर हमने बोला यार एक मशीन लगा देते, सब कुछ है, मशीन लगाने से चीजें सस्ती बनेगी, कॉस्ट रिडक्शन प्लीज, ये होता है इन्वेस्टमेंट। थर्ड सा डिविडेंड डिसीजन, आपको बहुत अच्छे से पता है कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना अपने पास रखना है। इस लाइन में क्या कह रहे हैं कि यार फाइनेंशियल पॉलिसी आइसोलेशन में थोड़ी ना बन सकती, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी दोनों को साथ में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में पैसे की जरूरत है। ये बात इन्होंने यहाँ पर समझाई। इस क्या मैं आपको लॉजिकली इस तरीके से कन्वे कर पा रहा हूँ क्या, जिसमें हमारा एक कंफर्ट बिल्ड हो, मगअप की सिचुएशन से बाहर आए। सर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, यार इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का एक बार फॉर्मूला हो जाए। सर बोलते हैं आरओई इंटू रिटेंशन रेट, है ना, तो देखो फॉर्मूला भी लिखेंगे हम यहाँ, आरओई इंटू 1 माइनस पे आउट रेशियो विच इज रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेट। सर पर होता क्या है भाई साहब, बता रहे हैं ये वो ग्रोथ रेट है कि अगर आपके बिजनेस में आपके, ये वो ग्रोथ रेट है कि हम बिना बाहर से एक्स्ट्रा पैसा लिए, बाहर से बिना एक्स्ट्रा बोरोइंग बढ़ाए अगर हम ग्रो करना चाहें तो किस रेट से ग्रो करेंगे, दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, है ना। तो हम किस रेट से हम हमारी सेल्स को ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, राइट। सर इसमें ये क्या वर्ड दे दिए, फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट यूटिलाइजेशन, पे आउट रेशियो, लिवरेज रेशियो। सर हम कैसे याद रखेंगे चीजें, देखो मैं बताता हूँ। ऊपर नीचे जब मैथमेटिकल थियोरेटिकल सब लिंक कर दूंगा ना तो कंफर्ट आ जाएगा। मुझे सुपर क्विकली ड्यूपॉन्ट बताओ। सर आरओई का ब्रेकअप ड्यूपॉन्ट की मदद से किस किस को याद है, एक बार बताना। सर याद है ना, पहला होता है, चलो थोड़ा सा डिटेलिंग अब 1 मिनट ज्यादा लूंगा, रिवीजन वीडियो है फिर भी। सर आरओई का फॉर्मूला होता है सर इक्विटी, सॉरी नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी, है ना। सर इसको इसको ब्रेकअप करके बताना। सर पहले हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, फिर बोलते हैं सर सेल्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको बोलते हैं सर सेल डिवाइड बाय एसेट, और फिर बोलते हैं एसेट डिवाइड बाय इक्विटी। तो अल्टीमेटली आरओई के 3 पार्ट्स आ गए थे। तो देखो ना, पहला है नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा है एसेट टर्नओवर रेशियो, तीसरा है एसेट टू इक्विटी, जिसको फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो भी बोलते हैं। तो कहना सर एसजीआर के फॉर्मूले में आरओई और पे आउट रेशियो है, और आरओई के फर्दर 3 कंपोनेंट्स है। तो बोल रहे टोटल एसजीआर के फॉर्मूले में क्या क्या वेरिएबल्स है, तो हमने कहा ये 3, और चौथा रिटेंशन रेट विच इज नथिंग बट 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। प्लीज समझे क्या कि ये पार्ट में अगर किसी ने थियरी फील कर लिया ना, गुस्सा आ जाने वाली बात है, क्योंकि भाई आरओई के 3 ब्रेकअप पता है ना ड्यूपॉन्ट में, और चौथा रिटेंशन रेट, हो गए चारों के नाम लिख दिए। और यहीं से तो मेरे दोस्त, यहीं से तो ये वर्ड्स निकल के आए, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ रेट इन सेल्स दैट कैन बी अचीव्ड गिवन गिवन गिवन, क्या फिक्स कर दिया, प्रॉफिटेबिलिटी, वो देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन फिक्स कर दिया, एसेट यूटिलाइजेशन, एसेट यूटिलाइजेशन मतलब टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो फिक्स कर दिया, और पे आउट रेशियो भी फिक्स कर दिया, और डेट भी फिक्स कर दिया, मतलब लिवरेज रेशियो, एसेट टू इक्विटी रेशियो भी फ्रीज कर दिया। आप समझे क्या कि अब ये क्यों चारों वर्ड्स मगअप नहीं करने, क्योंकि यहीं से तो आए जो फॉर्मूला से आए, सिंप्लिसिटी। सर सस्टेनेबल ग्रोथ के क्या अजम्पशन है, पहला अजम्पशन है टारगेट कैपिटल सेम है सर, मतलब अगर डेट टू इक्विटी 60-30% है ना, 60-30 रखना है, जिसमें नया इक्विटी इश्यू नहीं करना है। दूसरा सर पे आउट रेशियो फिक्स है, 30% ऑफ अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो करेंगे। सर सेल्स मार्केट कंडीशन जितना अलाउ करेगा उतना हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सर एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेन कर पाए, डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी खुद को बना पाए, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है। सर उसके लिए करना पड़ता है एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम। यार ये तो आप पहले भी एप्लीकेबल है, कोविड आया था तो जिनका सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम था गए, लॉकडाउन लग गया, दुकान बंद हो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अब इमेजिन करो जिसको रेंट भी आ रहा था, बैंक से एफडी भी आ रही थी, उसका तो काम हो गया। तो बोल रहे हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, और सोर्स को जनरेट करने के वेज भी मल्टीपल। भाई साहब सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं, ऑनलाइन भी पढ़ाई है, ऑफलाइन भी पढ़ाई है, मल्टीपल वेज टू जनरेट दैट इनकम। फिर बोल रहे हैं सर आपका स्ट्रैटेजिक एक्शन और फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए रेगुलरली, आपके कंपनी में एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, तो ही तो आप देखोगे कब कितना प्रॉफिट, कब कितना लॉस, कब कितना इन्वेस्टमेंट डेड हो गया। वो एक सेटअप रहेगा, सिस्टम रहेगा, तो ही आप चीजें एनालाइज करोगे, आपका पब्लिक इमेज गुड होना चाहिए।
क्योंकि इमेज अच्छा है ना तो कोई भी आपको पैसा देने के लिए रेडी हो जाएगा डिफिकल्ट टाइम, अदरवाइज कोई पैसा नहीं देगा। और लास्ट, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए, खुद का डिसीजन खुद को लेने आना चाहिए, इंडिपेंडेंसी होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो आप डिसीजन वालों पे ही डिपेंडेंट रह जाओगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप नहीं कंपनी। ठीक है, ये था सर सुपर क्विक डिस्कशन जिसमें मैंने आपको हर एक छोटी बड़ी चीज विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बताना चाह रहा था। प्लेलिस्ट में दूसरे चैप्टर्स भी रेडी है, बने रहिए सर। आप हमारे यूट्यूब पर बने रहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले और धमाकेदार एसएफएम की बैचेस भी आने वाली। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।